नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन? ये सवाल 8 दिन से सवाल ही बना हुआ है। पूरा देश इंतजार कर रहा है। भाई, इतनी प्रचंड जीत मिली है, मोदी का डंका बजा है, आरएसएस का झंडा लहरा रहा है, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं तय कर पा रहे? क्योंकि मामला फंस गया है और आरएसएस के तमाम विरोध के बावजूद फंस गया है। और एकनाथ शिंदे ने वो ये लगातार ये तो कह रहे हैं कि मोदी शाह पर पूरा भरोसा है, भाजपा का मुख्यमंत्री हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो जो फैसला करेंगे हम मान लेंगे। लेकिन ये 3 दिन तक तमाशा चलता रहा। रिजल्ट आने के बाद जैसे ही फडणवीस का नाम आगे किया जाने लगा, वो चले गए सतारा अपने गांव और जाकर बैठ गए कि हम पड़ गए हैं बीमार। उसके बाद अचानक से ठाणे लौटते हैं, ठाणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर आराम करने चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो एकनाथ शिंदे का बयान आता है वो भाजपा में खलबली पैदा करता है और वो ये कहते हैं एकनाथ शिंदे कि मैं आम आदमी का मुख्यमंत्री रहा हूं, मुख्यमंत्री निवास में साधारण लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर मैंने काम किया है और आम आदमी चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो एक तरीके से एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से डंके की चोट पर सीधे तरीके से यह कह दिया है कि मैं मुख्यमंत्री बनने की रेस से बाहर नहीं हूं। हां, यह ठीक है कि मोदी और शाह पर मुझे भरोसा है, लेकिन मोदी और शाह को मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा कि मेरे नेतृत्व में, जो एकनाथ शिंदे ने कहा उस पर गौर करने की जरूरत है। शिंदे ने कहा कि पूरा चुनाव जो है मेरे नेतृत्व में लड़ा गया और दोनों उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजीत पवार, उन्होंने मेरे साथ काम किया। अब यह कमाल की चीज है कि 3 दिन तक 4 दिन तक शिंदे माहौल बनाते रहते हैं कि मोदी शाह पर भरोसा है, अलग अलग नाम आगे की तरफ चलते रहते हैं। देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी माहौल भाजपा के भीतर बनता रहता है, आरएसएस फडणवीस के पीछे बुलिश रहता है, उनके नाम को आगे बढ़ाता रहता है, देरी पर नाराजगी जताता रहता है। लेकिन एकनाथ शिंदे अब एकदम ठोस तरीके से उन्होंने खम ठोक दिया है कि मुख्यमंत्री की जो रेस है उससे मैं बाहर नहीं हुआ हूं और लोग चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। वो कह रहे हैं कि मैं जनता का मुख्यमंत्री था और जनता चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, और इसलिए आपको ये बात समझनी चाहिए कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने में आपके लिए क्या क्या परिस्थितियां खड़ी हो। एक जो शिगुफा छेड़ा गया वो ये कि एकनाथ शिंदे की जगह उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, और एक मांग उठी कि श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और इस पर एकनाथ शिंदे मान सकते हैं। लेकिन जब सवाल पूछा गया एकनाथ शिंदे से कि क्या यह बात सच है कि श्रीकांत शिंदे डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं और इस पर कोई रजामंदी बन सकती है और आप इसके लिए आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, मतलब बाह मरोड़ रहे हैं, तो उनका कहना था कि इन सारी चीजों पर हम बैठकर बात करेंगे। दूसरा सवाल जो था वो ये था कि होम मिनिस्ट्री के लिए शिंदे अड़े हुए हैं, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो और डिप्टी सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, तो गृह मंत्रालय था देवेंद्र फडणवीस के पास। सबसे ताकतवर किसी भी राज्य का मंत्रालय अगर होता है तो वो गृह मंत्रालय होता है। गृह मंत्रालय के अंदर सारी पुलिस आती है, डीजीपी आते हैं, सारे जिलों के कप्तान आते हैं, जो कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का मामला है वो गृह मंत्रालय के अंदर आता है और आमतौर पर इसे मुख्यमंत्री अपने पास रखा करते हैं जहां भी स्पष्ट जनादेश की सरकारें होती हैं। लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि 3 पार्टियों की सरकार चल रही थी, तो बाम मरोड़कर देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास गृह मंत्रालय ले लिया था और यह कहा जाने लगा था कि एकनाथ शिंदे एक कठपुतली मुख्यमंत्री हैं, एक दारोगा, एक सब इंस्पेक्टर तक का तबादला अपने से नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए उनको देवेंद्र फडणवीस से गुजारिश करनी पड़ेगी। तो कहा जाने लगा कि अगर देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम रहते हुए गृह मंत्रालय अपने पास रख सकते हैं, तो एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम रहते हुए अगर गृह मंत्रालय अपने लिए मांग रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए। यहां मामला फंसा हुआ है। लेकिन महायुति की ऐसी भारी कामयाबी के बाद मुख्यमंत्री तय न हो पाना एक बड़ा राजनीतिक संकट बनता जा रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि शपथ की तारीख तय है, दिन तय है, स्थान तय है। आजाद मैदान में शपथ है 5 दिसंबर को शाम को 5 बजे। लेकिन हमने आपको बताया था कि एक ऐसी बारात है जिसमें
वरमाला तो तैयार है कि गले में पड़नी है, दूल्हा तय नहीं हो पा रहा है। अब दूल्हे की खोज जो है वो सब जगह हो रही है। भाजपा अपने खेमे में कर रही है, एकनाथ शिंदे को लगता है कि उनके पास है। अजीत पवार दिल्ली भागते हैं। बैठक जो होने वाली थी आज बंबई में, और जहां पर्यवेक्षक बनकर बनाई गई निर्मला सीतारमण, और वहां वो बैठक जो है निर्मला सीतारमण के अलावा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया गया था। आप समझ सकते हैं कि दोनों ही नेता कठपुतली की तरह काम करने वाले हैं, मतलब वही करेंगे जो मोदी और शाह का इशारा होगा। तो स्वतंत्र पर्यवेक्षक कहा जाएगा उनको कि नहीं कहा जाएगा, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन इससे आगे की जो बात है वो ये कि एकनाथ शिंदे ने क्या वाकई देवेंद्र फडणवीस की कोई कमजोर नस पकड़ रखी है, भाजपा की कोई कमजोर नस पकड़ रखी है? क्योंकि भारी बहुमत है, 132 सीटें हैं, 145 में सरकार बन जानी है। तो अगर केवल अजीत पवार भी सपोर्ट कर दें तो भाजपा को ऐसा कोई संकट होने वाला नहीं है। लेकिन भाजपा की मजबूरी क्या है कि वो एकनाथ शिंदे के आगे लगातार झुकती चली जा रही है, और एकनाथ शिंदे इस मजबूरी का फायदा उठाने में लगे हुए हैं और नेगोशिएट कर रहे हैं। कभी अपने खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं, कभी बेटे को डिप्टी सीएम बनाने के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं। तो ये जो नेगोशिएट का मतलब जो तोल मोल है, वो तोल मोल कितना आगे तक जाएगा और कब मुख्यमंत्री, क्योंकि जो बैठक आज होने वाली थी वो बैठक कल पर टाल दी गई। हमने बताया आपको कि निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को विधायक दल की बैठक का पर्यवेक्षक बनाया गया। लेकिन अजीत पवार, अब देखिए कि 3 नेता हैं, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस। एकनाथ शिंदे कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं। अब अजीत पवार दिल्ली पहुंचते हैं, एकनाथ शिंदे सातारा चले जाते हैं, अपने गांव चले जाते हैं, और देवेंद्र फडणवीस बंबई में। मतलब महायुति गठबंधन के 3 दलों के सबसे बड़े जो नेता हैं वो 3 जगहों पर बैठे हुए हैं। तो ये तो है आपसी तालमेल का हाल, और ये कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे और पूरे समय तक सरकार चलाएंगे। लेकिन ये सरकार बनेगी कैसे, ये सवाल है उसके पहले का कि सरकार चलेगी कैसे। क्योंकि सरकार बनती हुई जो एकदम स्पष्ट तौर पर नजर आ रही थी, उसमें अचानक से ब्रेक लग गया है। एक तरफ आरएसएस लगातार लगा हुआ है कि तुरंत देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर अनाउंस होना चाहिए, लेकिन मोदी और शाह ऐसा कर नहीं रहे हैं, या उनके पीछे कोई उनके साथ कोई मजबूरी है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन एक बात तय है कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस का झगड़ा जो है वो महाराष्ट्र में बिल्कुल सतह पर आ गया है, क्योंकि आरएसएस देवेंद्र फडणवीस के अलावा सुनना नहीं चाहता। आपको पता ही होगा कि आरएसएस एक घोर ब्राह्मणवादी संगठन है, और ब्राह्मण के अलावा उसका कोई हो नहीं सकता है। जो चीफ है, सत्संग चालक जो होते हैं, वो ब्राह्मण के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। तो देवेंद्र फडणवीस उसी ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं जिस बिरादरी से आरएसएस के चीफ चुने जाते रहे। तो इस ब्राह्मणवादी संगठन आरएसएस ने देवेंद्र फडणवीस को एक तरीके से मुख्यमंत्री मान लिया है, लेकिन मोदी और शाह अभी तक उस पर मुहर नहीं लगा रहे हैं। और पहले यह खबर आ रही थी कि एकनाथ शिंदे के जरिए मोदी और शाह ये संदेश देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तो वही बनाएंगे। इसलिए बार बार एकनाथ शिंदे कह रहे थे, और अभी भी कहे जा रहे हैं, कि मोदी शाह पर उनको पूरा भरोसा है, 2.5 साल तक उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे तो हम उनकी बात मानेंगे। लेकिन इसके बाद जो एक नया बयान आया है कि मुख्यमंत्री मैं क्यों नहीं, मैं जनता का मुख्यमंत्री रहा हूं, पूरा चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा गया है, जनता मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। तो ठीक है कि संख्या बल में हम भाजपा से पीछे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की मेरी दावेदारी खत्म नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की जो लड़ाई है मुख्यमंत्री की, जो रेस है सर्वोच्च कुर्सी की, वो बड़ी दिलचस्प हो गई है। राजनीति जो है ना, वो ऐसी ही कमाल की चीज होती है। हाथ लगाओ तो हाथ जले, और दिल लगाओ तो दिल जले। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।